Hello everyone, you all are welcome in class 11th Arun Sir's chemistry classes. We have been studying chemical bonding. In the previous video, I have explained you about VSEPR theory and how to apply it, and by implementing VSEPR theory, how can we determine the shape and geometry of the molecule. So up to this we have covered in the previous video. In today's video, I am going to explain you modern concept of covalent bonding, and that is popularly known as valence bond theory or VBT. So let us start the concept of VBT. Valence bond theory, popularly called as VBT. It is effective in most of the cases, and let us understand the concept of the theory. It is also called as orbital concept of bonding or modern concept of covalent bonding. Because कि जैसे कि हमने अभी तक देखा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले हमने माना कि वो शेल में है, फिर सब शेल में है, ऑर्बिटल में है. आफ्टर ऑल, अकॉर्डिंग टू द wave mechanical model of atom, finally electron is present in the orbital. So actual orbitals participates in bonding. So how do those orbitals participate in bonding? That is being incorporated, that is being included in this concept. यानी कि involvement of orbitals having electrons in covalent bond formation. So in general, we know that it is known already that all the mechanical systems in this universe tend to lower their potential energy. शुरू से बता रहा हूँ, एनर्जी लो होनी चाहिए तभी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी. Lower the energy of the system is, greater is its stability. In the same way, the formation of bonds between the atoms occurs only if it is accompanied with decrease of energy. शुरू से मैंने बताया, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एनर्जी कम होगी, तो मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल. सेम थिंग इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ओनली इफ इट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ एनर्जी. अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि H2, जिसमें हर एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में 1s1. तो हम ऐसे मान सकते हैं कि दो एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम यहाँ पर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूर एटम है, इसके अंदर एक एटम. ये एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है. इसको नाम दे देते हम H है, ये दे देते हैं Hb. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है Ea, इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन Ev. तो जब ये एटम दूर दूर होंगे तब कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगे. जब ये दोनों मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स भी आती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी आती हैं. अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होगी? Ha का न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, और Hb का न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन. और जबकि रिपल्सिव फोर्सेस होंगी इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में. तो जब ये दोनों अप्रोच करते हैं तो दोनों फोर्सेस होती हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. एट दैट जंक्शन, एट दैट सिचुएशन, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. इसको हम ऐसे समझते हैं एक बार और से कि लेट अस एज्यूम two atoms of hydrogen, Ha and Hb, with corresponding electrons as Ea and Eb, जो मैंने अभी आपको कॉपी पे बताया. When the two atoms start approaching, the electron of each atom starts coming under the influence of the nucleus of the other. अभी मैंने बताया अट्रैक्टिव फोर्सेस आने लगेंगे. It means their orbitals begin to interact with each other. जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जब वो दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं
तो नई फोर्सेस ये आती हैं। द फॉलोइंग न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस आर सेट अप। पहला सेट, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए। ठीक है कि नहीं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। जबकि रिपल्सिव फोर्सेस आर बिटवीन ई एंड ई बी, यानी दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, यानी एच ए एंड एच बी। इस तरीके से दी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। अट्रैक्टिव फोर्स चाहती है कि दोनों एटम नजदीक आए, वेयर एज रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट, जबकि रिपल्सिव फोर्सेस उन दोनों एटम को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करती है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है और रिपल्सिव फोर्सेस कम होती है, ड्यू टू विच देयरफॉर द एटम्स गो ऑन अप्रोचिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाने लगेंगे, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये एनर्जी डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। अल्टीमेटली a state is reached when where attractive forces just balances the repulsive forces. So this state is reached when atoms are at a particular critical distance. और उस critical distance को represent करते हैं RO से। तो at a distance greater than RO, अगर RO से ज़्यादा distance होगी तो attractive forces are greater than repulsive forces. Whereas at a distance less than RO, यानी और नजदीक आ जाए एटम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये ध्यान रखना। तो RO इज द क्रिटिकल डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। ऐसे मान लीजिए पिक्टोरिकली ये दो एटम है हाइड्रोजन के, ये मान लो HA है, ये मान लीजिए HB है। ये सेपरेट एटम्स है, बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब ये दोनों अप्रोच करते हैं तो इंटरेक्शन स्टार्ट्स। तो शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, रिपल्सिव फोर्सेस कम, और फिर फाइनली जो R0 है वो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस पर आकर के, इस सिचुएशन पे आकर के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस कर देती है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक एटम का ऑर्बिटल वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट कर लेता है, थोड़ा सा ओवरलैप कर लेता है, तब जाकर के बॉन्ड बनता है। अब इसी को मैं एनर्जी के फॉर्मेट पे बताता हूँ। ये एनर्जी डायग्राम है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स। ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ये एक्स एक्सिस शो करता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब दो एटम बहुत दूर दूर हैं, ये रहे सेपरेट एटम्स हैं, तब उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है, दोनों के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जब ये दोनों अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो मैंने कहा अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्स। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी कम होने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है। नाउ द एटम्स आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड एट दिस जंक्शन, एट दिस पॉइंट, partial penetration of orbital takes place and bond formation takes place। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो है ये, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन बॉन्डेड एटम्स। और ये 0 से यहाँ तक जितनी एनर्जी कम हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग एटम्स के मिलकर के ये एक बॉन्ड बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब इस मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा तो इतनी ही एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, तब वो अलग अलग एटम में कन्वर्ट होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है हमेशा।
ठीक है कि नहीं? सो द डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ एंड द एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसको मैं और आगे बताता हूं आपको। तो इस ग्राफ से, इस कर्व से इट इज क्लियर दैट एनर्जी ऑफ द टू इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस आर नॉट इज स्मॉलर देन द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स। इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम अलग अलग थे तो एनर्जी ज़्यादा थी, और जब दोनों आर नॉट वाली डिस्टेंस पे थे तो एनर्जी उस सिस्टम की कम थी। द क्रिटिकल डिस्टेंस आर नॉट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, जो मैंने अभी बता दिया, एंड द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम वैल्यू इन द कर्व एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, वो ऑर्बिटल पार्शियली पेनिट्रेट करते हैं, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो जाता है तब सिस्टम अपनी लोएस्ट एनर्जी पर होता है और तब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। अगर मैं उसी कर्व को एक बार और दिखाऊं कि इसके बाद अगर और एटम नज़दीक आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। ये भी समझ लेना, ये डॉटेड लाइन में कर्व है, मीन्स इन दिस सिचुएशन, मीन्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट और पोर्शन मॉलिक्यूल इज नॉट, रिपल्सिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक, नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दैट ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, अब इसको हमको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। समझते हैं इसको अच्छे से। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप का मतलब है पार्शियल पेनिट्रेशन, यानी कि द पार्शियल इंटर पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, and this is called as overlapping of atomic orbitals. And the two electrons in formation of bond must have opposite spin. Very very important point, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ड्रॉ करके बता रहा था, यहाँ पे देखना ऑपोजिट स्पिन के साथ किया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। एक एटम हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 1s, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, इसमें ऑपोजिट स्पिन पे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों। अब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब होता है इस तरीके से। तो ये जब दो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इस तरीके से कुछ लेवल तक एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं या इंटरपेनिट्रेशन। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों के बॉन्डिंग वाले ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। पहले इंडिविजुअल एटम्स थे, अब मिलके मॉलिक्यूल बन गया, यही बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड H। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये होंगे न्यूक्लियस दोनों हाइड्रोजन एटम के, और ये प्रोसेस कहलाता है ओवरलैपिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का। अब इसी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में या VBT में एक क्वेश्चन आता है, वाई He2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड। हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है? चलिए देखते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल हीलियम में। तो जब दो हीलियम एटम्स, व्हेन 2 हीलियम एटम्स अप्रोचेस ईच अदर, देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस। हीलियम मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड विच लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंस द एनर्जी ऑफ द सेपरेट हीलियम एटम्स इज लेस देन दैट ऑफ सिस्टम व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो और देयरफॉर helium molecule do not exist, He2 molecule do not exist। इसके अलावा हम एक बात और कह सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल में
ईच हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 1s2 होता है इसका। सो दीज ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ऑलरेडी हैं। अब जब ओवरलैप कर देंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल टू बी प्रेजेंट इन वन सिंगल ऑर्बिटल। सो दीज ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर बिकॉज इट वुड गो अगेंस्ट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, नहीं तो फिर सेम क्वांटम नंबर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन के, विच इज नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये वीबीटी के मेन पोस्टुलेट्स आएंगे कि वीबीटी के हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं, ये हमें पढ़ना है। When 2 atoms approaches each other to form a bond, then their atomic orbitals participates in overlapping. तो पॉइंट नंबर 1 ये VBT के पॉइंट्स हैं। Covalent bonds are formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals present in the valence shell of an atom which is participating in bonding. यानी सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस शेल के जिनमें के सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द ऑर्बिटल्स विच अंडरगोज ओवरलैपिंग मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। 2 अलग अलग एटम होंगे तो उन एटम्स के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के जो होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, किस लेवल तक हो रही है, किस एक्सटेंट तक हो रही है। यानी कि द ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड एंड देयरफॉर स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे 3 मेन पॉइंट हैं वीबीटी के। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवेलेंसी की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड अप्रोच द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वही उसकी कोवेलेंसी होगी, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देख लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 और 2p3। p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी है 3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 और 2p4। p में 4 इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी है 2। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें 1 2 3 4 और 5, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसकी कोवेलेंसी 1। तो वीबीटी के हिसाब से ये कोवेलेंसी है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। तो ये तो था हमारे पास वीबीटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेस पे भी हम कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर बेस्ड। ये चीज़ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।